भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और पहचान को देश दुनिया जाने, इसके लिए श्री राम वन गमन पर्यटन परिपथ विकसित किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आज 7 वर्ष पूरे, अब तक 18,60,000 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो दर 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.3% पर ही बनी रहेगी। आज मुंबई में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये घोषणा की। Taking into account these factors and on the assumption of a normal monsoon during 2022 and average crude oil price, that is the Indian basket, at US dollar 100 per barrel, 100 per barrel, inflation is now projected at 5.7%. I repeat, inflation is now projected at 5.7% in 2022-23, with Q1 at 6.3%, Q2 at 5%, Q3 at 5.4%, and Q4 at 5.1%. It may, however, be noted that given the excessive volatility in global crude oil prices since late February and the extreme uncertainty over the evolving geopolitical tensions, any projection of growth and inflation is fraught with risk and is largely contingent upon future oil and commodity price developments. In this context, continuation and deepening of supply-side measures may alleviate food price pressures and also mitigate cost push pressures across manufacturing and services. On our part, let me assure all stakeholders that, as in the past, the Reserve Bank will use all its policy levers to preserve macroeconomic stability and enhance the resilience of our economy. 22 मई 2020 में कोविड महामारी के बाद राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर रेपो दर में कटौती की गई थी। तब से लेकर अब तक रेपो दर सबसे निचले स्तर पर बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पहले के अनुमान 4.5% में बदलाव करते हुए मुद्रास्फीति की दर 5.7% रहने का अनुमान लगाया है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ में जनजातियों के साथ ही प्रदेश की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए राज्य की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले नगरीय क्षेत्रों में मेसा कानून लागू करने का अनुरोध किया। मेसा कानून लागू होने से जनजातियों को उनके संवैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे। इसके अलावा राज्यपाल ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेसा कानून के संबंध में नियम बनाने के संबंध में चर्चा की। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को जनजातियों के जाति नाम में मात्रात्मक त्रुटियों से अवगत कराते हुए कहा कि इससे पात्र व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। राज्यपाल ने इस विषय पर जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि आदिवासी बाहुल्य जिलों में स्थित विश्वविद्यालयों को केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के रूप में उन्नत किया जाए, जिससे यहाँ के जनजातीय समुदायों को लाभ मिल सके। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से बस्तर और सरगुजा संभाग में निवासरत जनजातियों के समुचित विकास के लिए विशेष पैकेज देने का भी अनुरोध किया है। इसी तरह राज्यपाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर राज्य के माओवाद प्रभावित जिलों की समस्याओं और माओवादी गतिविधियों के संबंध में चर्चा की।
छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम के ननिहाल के रूप में अपनी एक अलग पहचान रखता है। वनवास काल में श्री राम ने यहाँ महत्वपूर्ण समय व्यतीत किया। जनमान्यताओं के आधार पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ में श्री राम वन गमन पर्यटन परिपथ के रूप में प्राचीनतम महत्व के वैश्विक पर्यटन क्षेत्रों का विस्तार किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में जिन जगहों पर भगवान श्री राम आए थे, ऐसे 75 स्थानों को चिन्हांकित कर वैश्विक पर्यटन के अनुरूप विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश की संस्कृति और पहचान को देश दुनिया जान सके, इसके लिए श्री राम वन गमन पर्यटन परिपथ का निर्माण किया जा रहा है। देखिए, एक एक स्टेज हम लोग करते जा रहे हैं। पहला पड़ाव हमारा माता कौशल्या के मंदिर चंदपुरी, यहाँ शुरुआत की और ज़बरदस्त लोगों को उत्साह, हजारों लोग वहाँ जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और दूसरा अब श्री नारायण का है, 9 हम लोगों ने चिन्हित किया है, उसे हम विकसित करेंगे ताकि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो पहचान है, वो देश दुनिया जाने। उल्लेखनीय है कि आगामी 10 अप्रैल को शिवरी नारायण में श्री राम वन गमन पर्यटन पथ परियोजना के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को इस योजना का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य गैर निगमित और गैर कृषि लघु या सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना है। योजना की शुरुआत से अब तक 18,60,000 करोड़ रुपए के 34 करोड़ 42 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 67% ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। इस योजना से छोटे कारोबार के लिए अनुकूल माहौल बनाने में मदद मिली है और बिल्कुल निचले स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई यह योजना सबका साथ, सबका विकास की सच्ची भावनाओं का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष 2015 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश के लोगों को खुद का छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जा रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वह भी इस योजना के तहत ऋण ले सकते हैं। लोगों को इस योजना के अंतर्गत लोन लेने के लिए एक मुद्रा कार्ड जारी किया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना को बिना गारंटी का लोन कारोबार के लिए प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 3 प्रकार के ऋण शिशु, किशोर और तरुण मुहैया कराए जाते हैं। शिशु मुद्रा लोन के अंतर्गत 50,000 रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाता है। किशोर मुद्रा लोन के अंतर्गत 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाता है एवं तरुण मुद्रा लोन के अंतर्गत 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जाता है। अब तक प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के माध्यम से 34.42 करोड़ लाभार्थियों को 18.60 लाख करोड़ रुपए का लोन मुहैया करवाया जा चुका है। 22% नए उद्यमियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का आवंटन किया गया है। चालू वित्त वर्ष में 4.86 करोड़ PMMY ऋण खातों में 3.07 लाख करोड़ रुपए लोन के लिए स्वीकृत किए गए। कुल ऋणों में से लगभग 68% ऋण महिला उद्यमियों को प्रदान किए गए हैं। इसके अंतर्गत प्रदान किए गए ऋण की औसत राशि 54,000 रुपए है। 86% ऋण शिशु श्रेणी के अंतर्गत दिए गए हैं। करीब 23% कर्ज SC और ST के उद्यमियों को दिया गया है। लगभग 28% ऋण OBC वर्ग को दिया गया है। लगभग 11% ऋण अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को दिया गया है। यह योजना छोटे व्यवसाय को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। योजना के अंतर्गत शिशु लोन लेने वालों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सूक्ष्म उद्योगों के विकास को ध्यान में रखते हुए ऋण योजना को इस तरह बनाया गया है जिससे सभी क्षेत्रों के लिए यह लाभकारी सिद्ध हो। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत भी अधिकतम लोन महिलाओं को प्रदान किए गए हैं। यह योजना देश के नागरिकों के व्यवसाय के विस्तार करने में कारगर साबित होगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से देश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। वह विनिर्माण, व्यापार, कृषि आदि से संबंधित गतिविधियों के माध्यम से आय अर्जित कर सके।
PMMY के तहत आय सृजन की गतिविधियों के लिए टर्म लोन और कार्यशील पूंजी दोनों के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। इसके तहत कृषि से संबद्ध गतिविधियों जैसे मुर्गी पालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन आदि सहित विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में लोन दिए जाते हैं। सरकार द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत एक वार्षिक लक्ष्य आवंटित किया जाता है। RBI के दिशा निर्देशों के अनुरूप इस पर लोन ब्याज लिया जाता है। योजना के अंतर्गत कमर्शियल वाहन खरीदने के लिए भी लोन प्रदान किया जाता है। ट्रैक्टर, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ट्रॉली, माल परिवहन वाहन, 3 पहिया वाहन, ई-रिक्शा आदि के लिए लोन लिया जा सकता है। प्रदेश में इन दिनों चैत्र नवरात्र का उल्लास है। आज नवरात्र की सप्तमी पर देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। कल अष्टमी के अवसर पर देवी मंदिरों में हवन पूजन और विशेष पूजा अर्चना की तैयारियां की जा रही हैं। इस बीच देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। बिलासपुर जिले के रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर में भी माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कोरोना काल के बाद महामाया मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि देवी के दर्शन के लिए वे लोग परिवार सहित हर साल आते हैं। हम हर वर्ष आते हैं और यहाँ मनोकामना ज्योति कलश जलवाते हैं। मनोकामना हमारी पूर्ण करती है महामाया देवी। और यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है। सभी दर्शनार्थी को दर्शन बारी बारी करने देते हैं और अच्छे यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है। मेरा नाम माया रानी यादव है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ और यहाँ मैं 2 साल बाद आई हूँ। कोरोना काल के बाद यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। आज नवरात्रि का 6वां दिन है और यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, जबकि व्यवस्था बहुत अच्छी है और यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा दी जा रही है। हर चीज़ की बहुत अच्छी व्यवस्था, आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं माता के। यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इसी तरह मुंगेली जिले के तहसील मुख्यालय लोरमी से 25 किलोमीटर दूर डोंगरीगढ़ के पहाड़ पर स्थित मां भुवनेश्वरी देवी के मंदिर में नवरात्रि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर समिति के सदस्य लखन लाल यादव ने बताया कि नवरात्रि के अवसर पर यहां हर साल विशेष पूजा अर्चना के साथ भागवत कथा पुराण सहित मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार भी माता के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु हैं जो मैया की दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण भी करते हैं। मेले का भी आयोजन होता है। यहाँ विगत वर्षों से दोनों पर्वों में चैत कुंवार में मेला का आयोजन होता है। डोंगरीगढ़ मंदिर के पुजारी मन्नू दास वैष्णव ने बताया कि नवरात्रि के दिनों में यहाँ 9 दिनों तक धार्मिक कार्यक्रम के साथ साथ मेले का भी आयोजन होता है। इसमें दूर दूर से हजारों भक्त शामिल होते हैं। गाँव वाले भी यहाँ आकर जुल मिलकर दान के सहयोग से मंदिर का निर्माण कराया। उसी समय से यहाँ श्रद्धालुओं द्वारा ज्योति प्रज्वलित होता रहा। अभी कुल मिलाकर 1700 ज्योति कलश जल चुका है। अभी इसी नवरात्रि में 693 कलश तेल ज्योति, 125 कलश घी ज्योति प्रज्वलित है। गौरतलब है कि ग्रामीणों के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। दर्शकों, आज़ादी के लिए भारत का संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे और रूपुई लियानी के बारे में। 8 अप्रैल का दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में लहू से अंकित अमिट दिन है। 1857 में आज ही के दिन अमर स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के थे और बैरकपुर में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही थे। 1857 में ब्रिटिश सेना ने अपने सिपाहियों को एक नई एनफील्ड राइफल दी थी, जिसे लोड करने के लिए ग्रीज लगे कारतूस के सिरे को दांत से खींचना होता था। ये अफवाह फैली कि कारतूस की चिकनाहट में या तो गाय या सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। सिपाहियों को भरोसा हो गया कि अंग्रेजों ने जानबूझकर कारतूस पर चर्बी का इस्तेमाल किया है। 29 मार्च 1857 को पांडे ने अपने साथी सिपाहियों को ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह कर देने को कहा। मंगल पांडे ने 2 अधिकारियों पर हमला किया और प्रतिरोध किए जाने पर खुद को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
तुरंत ही उनके मामले की सुनवाई हुई और मंगल पांडे को मृत्यु दंड सुनाया गया। कोर्ट मार्शल के बाद 8 अप्रैल 1857 को उन्हें बैरकपुर में फांसी दे दी गई। इस घटना के 1 महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और इसने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई को जन्म दिया। स्वदेश के इस महान सपूत को आकाशवाणी समाचार का शत शत नमन। आज हम साहसी और निर्भीक मिजो स्वतंत्रता सेनानी रोपोई लियानी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। महान मिजो चीफ लाल सावुंगा की पुत्री रोपोई लियानी का जन्म 1828 में हुआ था। उनका विवाह दक्षिण लुशई पहाड़ियों के मुखिया वांडुला से हुआ था। सन 1890 की शुरुआत में ब्रिटिश सेना ने कुछ मिजो इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। हालांकि मिजो प्रमुखों ने ब्रिटिश सेना का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। रोपोई लियानी ने अपने पति की मृत्यु के बाद प्रमुख के अधिकार अपने हाथों में ले लिए और अपने गांव रालवांग से शासन शुरू कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को चुनौती दी और लोगों को अंग्रेजों का आदेश ठुकराने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने लोगों से कहा, आप सबने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।